प्रोफेसर लोएब कहते हैं कि उनके कैलकुलेशंस के आधार पर ऐसा लगता है कि 3i एटलस बहुत ज्यादा मास खो रहा है, जिसका मतलब हो सकता है कि ये दर्जनों छोटे टुकड़ों में एक्सप्लोड हो गया है। हार्वर्ड के एवी लोएब के ताज़ा कैलकुलेशंस बताते हैं कि 3i एटलस सोलर पैसेज के दौरान कैटास्ट्रोफिक डिसइंटीग्रेशन से गुजरा और फ्रेगमेंटिंग होकर शायद लाखों अलग अलग टुकड़ों में बंट गया। युगवचन की वीडियो में आपका स्वागत है। हम एक फ्रेगमेंटेड ऑब्जेक्ट देखते हैं जहां सूरज की टाइड से ये टुकड़े एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसकी फिजिक्स क्वांटिफाइबल है, मैथमेटिक्स प्रिसाइज है और इसके इम्प्लीकेशंस असाधारण हैं। फिर भी ये नेचुरल एक्सप्लेनेशन सुनने में भले ही कितना भी ड्रामेटिक लगे, शायद ज्यादा सिंपल सिनेरियो हो, क्योंकि एक और पॉसिबिलिटी है, एक जिसे खुद लोएब ने उतनी ही साइंटिफिक रिगर के साथ सामने रखा है, और ये तय करने के लिए ऑब्जर्वेशनल विंडो की कौन सी नरेटिव रियलिटी को दर्शाती है तेजी से कोलैप्स हो रही है। यहाँ एक ऐसी फिजिक्स प्रॉब्लम है जिसे किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। एनर्जी कैलकुलेशंस के मुताबिक 3i एटलस ने जो मास लॉस रेट्स दिखाए, उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 14.3 किलोमीटर चौड़े न्यूक्लियस की जरूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड को एक ऐसे ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया चाहिए जो 20 किलोमीटर डायमीटर का हो। ये आंकड़ा एक्चुअल न्यूक्लियस के हमारे एस्टिमेट से कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन जुलाई 2025 की हबल इमेजिंग, जो डिस्कवरी के 3 हफ्ते बाद ली गई थी, उसने डायमीटर को ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 किलोमीटर तक ही कंस्ट्रेन कर दिया था। ये एक 16 गुना डिस्क्रिपेंसी है। आप 14 किलोमीटर बर्फ और चट्टान को हबल स्पेस टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स से छुपा नहीं सकते। रुकिए, ये अगली डिटेल सोलर सिस्टम के हर कैटलॉग्ड कॉमेट में देखे गए बेसिक कॉमेट्री बिहेवियर को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। वो ऑब्जेक्ट ब्लूअर हो रहा था। सोलर रेडिएशन से गर्म होने वाले कॉमेट्स आमतौर पर येलोइश व्हाइट चमकते हैं क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स सूरज की रोशनी को लॉन्गर वेवलेंथ्स पर स्कैटर करते हैं। 3i एटलस नजदीक आते वक्त ब्लू वेवलेंथ्स की तरफ शिफ्ट हुआ, जो बताता है कि इसमें मेटालिक कंपाउंड्स थे जो लाइट को इस तरह रिफ्लेक्ट कर रहे थे जैसा स्टैंडर्ड आईसी न्यूक्लियाई नहीं करते। आज सुबह हमें एक रिपोर्ट मिली है कि ऑब्जेक्ट उम्मीद से ज्यादा ब्राइटर हो गया है, और तो और ऑब्जेक्ट का कलर ब्लू है, सूरज से भी ज्यादा ब्लू। और ये बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि आमतौर पर जब किसी ऑब्जेक्ट के आसपास डस्ट होती है तो उसे रेड हो जाना चाहिए। एक स्नोबॉल को पिक्चर कीजिए जो आग के जितना करीब जाता है उतना ही ज्यादा शाइनी और मेटालिक होता जाता है। ऐसा नॉन नेचुरल प्रोसेसेस में नहीं होता। स्टैंडर्ड फिजिक्स ने आउटगैसिंग को मैकेनिज्म के तौर पर बताया। सोलर हीट के नीचे वॉलेटाइल आइसिस का सब्लिमेट होना, मटेरियल जेट्स का रिएक्शन थ्रस्ट बनाना। अगस्त की शुरुआत से लेकर 29 अक्टूबर को पेरिहीलियन तक सब्लिमेशन रेट्स 330 किलोग्राम पर सेकंड से बढ़कर लगभग 2 मिलियन किलोग्राम पर सेकंड हो गए। ये 6000 गुना इंक्रीज है। डेली मास लॉस सब मिलियन टन रेट से हटकर पीक पर 2 मिलियन टन पर सेकंड इजेक्ट करने लगा, लेकिन यहीं पर एनर्जी बैलेंस कन्वेंशनल मॉडल को शैटर कर देता है। सोलर रेडिएशन ने पेरिहीलियन पर 3i एटलस को 700 जूल्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड डिलीवर किए। लोएब के कैलकुलेशंस ने ये डिटरमिन किया कि ऑब्जर्व्ड मास लॉस को मैच करने के लिए सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आइस को सब्लिमेट करने के लिए कम से कम 617 स्क्वायर माइल्स का अब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया चाहिए था, जो 14.3 किलोमीटर डायमीटर के स्फीयर के बराबर है। बर्फ से इतना मास बाहर निकालने के लिए हमें ऑब्जेक्ट के लार्ज सरफेस एरिया की जरूरत होती है, और ये पता चलता है कि ये कैसे ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया है जो कम से कम 20 किलोमीटर डायमीटर का है, जो ऑब्जेक्ट के साइज के ओरिजिनल एस्टिमेट से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो एक नेचुरल कॉमेट के लिए इसका मतलब ये होगा कि वो कई टुकड़ों में टूट गया था, ताकि सरफेस एरिया यानी इन सभी टुकड़ों का टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस मिलकर उतना हो जाए जितना मास हमें रिलीज करने के लिए चाहिए। फिर भी हबल के जुलाई ऑब्जर्वेशंस ने न्यूक्लियस को 1 से 2 किलोमीटर पर कैप कर दिया था। सिर्फ एक मैकेनिज्म ही थर्मोडायनामिक्स को रिकंसाइल करती है। लाखों छोटे फ्रैगमेंट्स में कैटास्ट्रोफिक डिसइंटीग्रेशन, जिनमें से हर एक का अपना इंडिपेंडेंट सरफेस एरिया हो। इन सब का कलेक्टिव थर्मल एक्सपोजर एनर्जी डिमांड्स को मैच कर लेगा। मैथमेटिक्स हमें इसी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए फोर्स करती है। 9 नवंबर 2025 यानी पेरिहीलियन पैसेज के 11 दिन बाद ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन के ऑब्जर्वर्स माइकल बटनर और फ्रैंक नेबलिंग ने ऐसी इमेजरी डॉक्यूमेंट की जिसने इन्वेस्टिगेशन को ही बदल दिया। उन्होंने थर्मल ब्रेकअप वाला डिफ्यूज डेब्री क्लाउड कैप्चर नहीं किया, उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड कॉलमेटेड जेट स्ट्रक्चर्स को फोटोग्राफ किया। एक एंटी टेल फॉर्मेशन सूरज की तरफ 9,50,000 किलोमीटर तक फैली हुई थी, जो स्टैंडर्ड सोलर विंड डायनामिक्स को डिफाई कर रही थी, जो मटेरियल को बाहर की ओर पुश करती है। प्राइमरी आउटफ्लो 2.85 मिलियन किलोमीटर तक ऑपोजिट डायरेक्शन में फैला हुआ था, जो धरती सूरज की दूरी के लगभग डबल के करीब था।
एडिशनल इमेजिंग ने कम से कम 7 अलग-अलग जेट्स को रिजॉल्व किया जो जियोमेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन दिखा रही थी, जिनके प्रिसाइज डायरेक्शनल पैटर्न्स क्योटिक एक्सप्लोसिव फ्रैगमेंटेशन से इनकंसिस्टेंट थे। ज्यादातर ऑब्जर्वर्स इस बात को ओवरलुक कर देंगे कि इस ज्योमेट्री का असल मतलब क्या है, लेकिन अगर आप मेजरमेंट्स को ट्रैक कर रहे हैं तो आप कुछ अनप्रेसिडेंटेड देख रहे हैं। थर्मल स्ट्रेस से बने डेब्री फील्ड्स को रैंडमाइज्ड पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस बनाने चाहिए। इन जेट्स ने स्ट्रक्चरल कोहेरेंस दिखाया, मानो मटेरियल को पैसिवली रिलीज करने के बजाय चैनल किया जा रहा हो। लोएब ने कैलकुलेट किया कि 50 बिलियन टन्स मंथली का सस्टेन्ड मास लॉस बनाए रखने के लिए या तो मैसिव इंटैक्ट न्यूक्लियाई की जरूरत होगी, जो फ्रैगमेंटेशन हाइपोथेसिस को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, या फिर लाखों फ्रैगमेंट्स की जो किसी तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटगैसिंग कैपेसिटी रिटेन कर रहे हों। नेचुरल फिजिक्स इन दोनों सिनेरियोज के साथ साइमल्टेनियसली स्ट्रगल करती है, जो हमें लोएब के कंट्रोवर्शियल अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क तक लाता है। अगर स्टैंडर्ड कॉमेट्री आउटगैसिंग इन ऑब्जर्वेशंस को, इन ऑर्गेनाइज्ड जेट्स को, अनगिनत छोटे फ्रैगमेंट से हो रहे सस्टेन्ड मास लॉस को और इन जियोमेट्रिक पैटर्न्स को पार्सिमोनियसली यानी सरल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोपल्शन मैकेनिज्म्स एनालिटिकल फ्रेमवर्क में एंटर करते हैं। एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम सब्लिमेशन प्रोसेसेस की तुलना में कहीं ज्यादा हाई एग्जॉस्ट वेलोसिटीज अचीव कर सकते हैं, जिनके ऑब्जर्व्ड एक्सेलरेशंस प्रोड्यूस करने के लिए बहुत कम प्रोपेलेंट मास की जरूरत होती है। डायरेक्शनल थ्रस्टर अरेज बिल्कुल वैसे ही कॉलमेटेड जियोमेट्रिक ऑर्गेनाइज्ड जेट्स बनाते हैं जैसे नवंबर की फोटोग्राफी में रिवील हुए थे। ऑब्जर्वेशनल एटा जो रिवील करता है, और जैसा लोएब ने एक्सप्लिसिटली कहा है, वो ये कि अपकमिंग टेलीस्कोप कैंपेन्स इस एम्बिग्युइटी को रिजॉल्व कर देंगे। वो आर्टिफिशियल ऑरिजिन का प्रूफ क्लेम नहीं कर रहे हैं, वो कंपीटिंग हाइपोथेसिस को इक्वल साइंटिफिक रिगर के साथ फ्रेम कर रहे हैं, ये एक्नॉलेज करते हुए कि फ्रैगमेंटेशन यानी टुकड़ों में टूटना अभी भी वायबल है, लेकिन ये डिमांड कर रहे हैं कि मेजरमेंट्स ही इसका फैसला करें। हबल की नवंबर स्पेक्ट्रोस्कोपी और वेब की दिसंबर इमेजिंग या तो नेचुरल ब्रेकअप को कंफर्म करते हुए डेब्री फील्ड्स रिवील करेंगी, या फिर ऐसी स्ट्रक्चरल अनोमलीज दिखाएंगी जो हमें बिल्कुल न्यू इंटरप्रिटेशंस के लिए फोर्स करेंगी। फिर ट्रेजेक्टरी मेजरमेंट सामने आए जिसने मिशन प्लानर्स को कोल्ड कर दिया। 3I एटलिस सोलर ग्रेविटी जितनी रफ्तार दे सकती थी उससे ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा था। सूरज के सबसे करीब पहुंचने पर ऑब्जेक्ट ने 94 किलोमीटर्स पर डे स्क्वायर्ड की रफ्तार गेन की, जबकि वो पहले ही 1,50,000 माइल्स पर आवर से ज्यादा ट्रैवल कर रहा था और किसी तरह और ज्यादा एक्सेलरेट हो रहा था। सेलेस्टियल मैकेनिक्स में फोर्सेस कहीं शून्य से मटेरियलाइज नहीं होते। ये विजिटर 1 जुलाई 2025 को डिटेक्शन रेंज में एंटर हुआ, जिसे चिली के एटलिस सर्वे टेलीस्कोप ने स्पॉट किया। ये सोलर सिस्टम के बाहर से आने वाला ह्यूमैनिटी का तीसरा कंफर्म्ड विजिटर है, जो ओमुआमुआ के 2017 फ्लाईबाय और 2I बोरिसॉव के 2019 पैसेज को ज्वाइन करता है। 8 सालों में 3 डिटेक्शंस ये सजेस्ट करते हैं कि इंटरस्टेलर विजिटर्स शायद प्रीवियस एस्टिमेट से कहीं ज्यादा कॉमन है। अगस्त के आखिर तक वेब के इंफ्रारेड डिटेक्टर्स ने 3,48,000 किलोमीटर्स में फैला एक कार्बन डाइऑक्साइड एनवेलप रिजॉल्व किया, जो अर्थ से लूनर ऑर्बिटल डिस्टेंस के करीब पहुंच रहा था। फिर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी ने कुछ पिक्यूलियरिटीज रिवील की। आयरन से निकल के प्रोपोर्शंस टेक्स्ट बुक कॉमेंटरी प्रोफाइल से मैच नहीं करते थे। मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट स्क्यूड लग रहा था। इस विजिटर को इसके इंटरस्टेलर प्रेडिसेसर से कंपेयर करें। ओमुआमुआ ने कोई सब्लिमेशन सिग्नेचर्स नहीं दिखाए। वो एक इनर्ट बॉडी था जो इनर सिस्टम में बिना गैस रिलीज किए टंबल कर रहा था। 2I बोरिसॉव स्टैंडर्ड कॉमेंटरी फिजिक्स के कंफर्म था, प्रेडिक्टेबल आउटगैसिंग, ग्रेजुअल थर्मल फ्रैगमेंटेशन जो मॉडल से मैच करती थी। 3I एटलस एक इम्पॉसिबल मिडिल ग्राउंड पर है। कॉम्पोजिशन में अनडिनाइबली कॉमेंटरी है, फिर भी ऐसे एक्सेलरेशंस, मास लॉस डायनामिक्स और जेट ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है जो नेचुरल कॉमेट पॉपुलेशंस में कैटलॉग्ड किसी भी चीज से अनलाइक है। यहाँ वो है जो अगले 40 दिनों में होगा। 3I एटलस 19 दिसंबर 2025 को अर्थ के सबसे करीब पहुंचेगा। हबल और वेब नवंबर के आखिर से दिसंबर तक इंटेंसिव स्पेक्ट्रोस्कोपिक कैंपेन्स कंडक्ट कर रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशंस हाई रेजोल्यूशन स्टडी के लिए ह्यूमैनिटी की एकमात्र यानी ओनली अपॉर्चुनिटी है। एक बार जब ये इफेक्टिव डिटेक्शन रेंज से बाहर निकल जाएगा तो ये विंडो हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगी।
इन 6 हफ्तों के दौरान गैदर किया गया डेटा इटर्नल ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड बन जाएगा। कोई फ्यूचर स्टडी पॉसिबल नहीं, कोई सेकेंड चांस नहीं। जनवरी 2026 में डिटेक्शन थ्रेशहोल्ड फेड हो जाएगा। स्प्रिंग पैसेज से जुपिटर के ऑर्बिट से परे आउटर सिस्टम में ले जाएगा और ये गैलेक्टिक वॉइड की तरफ एक्सेलरेट होता चला जाएगा। हर कैप्चर किया गया स्पेक्ट्रम, हर रिकॉर्ड की गई ट्रेजेक्ट्री मेजरमेंट, हर रिजॉल्व की गई इमेज अब ये डिफाइन करेगी कि ह्यूमैनिटी 3i एटलस के बारे में हमेशा के लिए क्या जानेगी। इस टाइमलाइन पर ध्यान दें। अगर ये ऑब्जर्वेशनल विंडो मिस हो गई तो हम कभी डिटरमिन नहीं कर पाएंगे कि हमने एक रिमार्केबल नेचुरल फ्रेगमेंटेशन देखी थी या इंटरस्टेलर मीडियम में मौजूद किसी ऐसी चीज का इनकाउंटर किया था जिसे करंट फिजिक्स एंटिसिपेट नहीं करती। एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे स्टेलर सिस्टम में पैदा हुआ, पोटेंशियली अरबों सालों तक कॉस्मिक डार्कनेस में ड्रिफ्ट करता रहा और फिर हमारे सोलर सिस्टम में ठीक तब एंटर हुआ जब अर्थ के पास इसे स्टडी करने लायक टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये स्टेटिस्टिकल कन्वर्जेंस ही ब्रेथ टेकिंग है। अब जब ये हमारे कॉस्मिक नेबरहुड से गुजर रहा है, ये या तो एक रिमार्केबल नेचुरल फिनोमेनन दिखा रहा है जिसे अकोमोडेट करने के लिए साइंस को एक्सपैंड होना पड़ेगा, या ये रिवील कर रहा है कि इंटरस्टेलर स्पेस में ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमने कभी एंटिसिपेट नहीं किया था। दोनों ही कंक्लूजन प्रोफाउंड है, लेकिन विंडो कोलैप्स हो रही है। इन आखिर के हफ्तों में किए गए ऑब्जर्वेशंस ये डिटरमिन करेंगे कि ये लाखों फ्रैगमेंट्स ऑर्बिटल मैकेनिक्स के हिसाब से डिस्पर्स होता नेचुरल कॉमेटरी डेब्री है या किसी बहुत ज्यादा स्ट्रेंजर चीज के कॉम्पोनेंट्स है। डिसइंटीग्रेशन रियल है, फोटोग्राफ्ड है, मेजर्ड है, क्वांटिफाइड है। जेट्स रियल हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेटरीज में डॉक्यूमेंटेड है। एक्सेलरेशन ने प्योर ग्रेविटेशनल मॉडल्स को डिफाई किया। ट्रेजेक्टरी डिविएशंस प्रिसिजन से कैलकुलेट किए गए। किन फिजिकल प्रोसेसेस ने इन फिनोमेना को क्रिएट किया, ये न सिर्फ ये डिफाइन करेगा कि 3i एटलस क्या है, बल्कि ये भी कि तारों के बीच की डार्कनेस अपने साथ कौन सी स्टोरीज ला रही है। टेलीस्कोप्स लॉकडाउन है, डेटा स्ट्रीम्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ट्रेजेक्टरी कैलकुलेशंस में, थर्मल मॉडल्स में इस बात का जवाब छुपा है कि लाखों आइस और रॉक फ्रैगमेंट्स प्रेडिक्टेबल फिजिक्स को फॉलो कर रहे हैं या कुछ अनप्रेसिडेंटेड हमारे सोलर सिस्टम से ठीक ह्यूमैनिटी के उस पहले मोमेंट में गुजरा है जब वो इसे रिकॉग्नाइज करने में केपेबल हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा।